नमस्कार स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले जो है हम जो है पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है वो जान चुके हैं, है ना। और पारिस्थितिक तंत्र के कुछ उदाहरण भी देखे थे, कौन कौन से जो है पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम खाद्य श्रृंखला क्या होता है, खाद्य जाल क्या होता है, ये सब हम जान चुके हैं, है ना। और उपभोक्ता क्या होता है, उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, ये सब हम क्या कर चुके हैं, जान चुके हैं। मैं अब घटक के बारे में भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो एक बार और रिवाइज करते हुए चलते हैं, है ना। तो जो पारिस्थितिक तंत्र है, तो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र में जो है जैविक और अजैविक दो घटक होते हैं, ठीक है। उनके मध्य क्या होता है, अंतर संबंध होता है, मतलब एक दूसरे पर किसी न किसी प्रकार से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। और उनके यही जो संबंध जो होता है उनके द्वारा एक तंत्र का निर्माण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, ओके, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो है पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र में जो है क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी जीव जो है क्या होता है, किसी भी, जैसे समुद्र की हम बात करें तो समुद्र में जो है समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र अलग होता है, खेत का पारिस्थितिक तंत्र अलग है ना। इस प्रकार से जो है अलग अलग जो है कई प्रकार के क्या है, पारिस्थितिक तंत्र हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो है कोई भी जीव क्या होता है, वहाँ पर जो है ना, जन्म लेता है और वहीं पर अपनी ज़िंदगी जीता है ना। और वो जो है अगर जो है जैविक घटक है, चूँकि है ना, जीव है तो जैविक घटक है, तो वो अजैविक घटक से उनका क्या होता है, एक अंतर संबंध होता है किसी न किसी माध्यम में, किसी न किसी रूप में, है ना। चाहे वो खाद्य श्रृंखला के रूप में हो या फिर और किसी रूप में हो, ठीक है ना। तो यही इसी प्रकार से जो एक तंत्र का निर्माण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र, ओके। ये हम पढ़ चुके थे। उत्पादक क्या होता है वो भी मैं बता चुका था, उपभोक्ता क्या है वो भी मैं बता चुका था, ठीक है ना। उसके बाद जो है आगे आज हम जो है पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में। तो सबसे पहले जो है पारिस्थितिक जो पिरामिड के बारे में बताने वाले थे, है ना, जो पारिस्थितिक पिरामिड के बताने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था चार्ल्स एल्टन। क्या था, चार्ल्स एल्टन, ओके। 1927 में इन्होंने जो है अपना जो है इन्होंने एक बुक लिखा जिनका नाम था एनिमल इकोलॉजी, ठीक है ना। तो इसी में इन्होंने जो है पारिस्थितिक पिरामिड की क्या की थी, क्या किए थे, बात किए थे, ठीक है। तो पारिस्थितिक पिरामिड होता क्या है, आखिर जो है पिरामिड क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। तो पिरामिड जो है एक ज्यामितीय संरचना है, जैसे मैं ये बना रहा हूँ, है ना, ये। तो पारिस्थितिक पिरामिड जो है एक ज्यामितीय संरचना है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, इसमें जो है इनके जो है चार जो है क्या होते हैं, इनके चार त्रिभुजाकार जो है पृष्ठ होते हैं। जैसे कि ये जो है एक पृष्ठ है ना, यहाँ पर ये ऐसा, ये जो है ऐसा जो है एक जो है पिरामिड जो है ये इसका पृष्ठ है। ठीक इसी प्रकार से जो है इस साइड भी इस प्रकार से ऐसा होगा, त्रिभुजाकार जो है जो है ये ऐसा इस प्रकार से पृष्ठ होगा, ओके। और उसी प्रकार से जो है ये अंदर साइड भी ऐसा होगा जो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, समझ में आया। ये चित्र में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मतलब ये मान के चलिए जैसा कि जो प्रिज्म जो रहता है ना, तो प्रिज्म में जो है जिस प्रकार से होता है पिरामिड भी जो है उसी प्रकार से जो होता है, इस प्रकार से जैसा ये दिख रहा है। तो आपको जो त्रिभुजाकार जो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, तो ऐसा ही जो है चार पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं, चार पृष्ठ होते हैं। और इनका जो नीचे का भाग जो रहता है वो जो है ऐसा, इनका जो नीचे का भाग जो होता है वो होता है वर्गाकार। किस प्रकार से होता है, वर्गाकार होता है, ठीक है, ये ऐसा वर्गाकार होता है। और इनके चारों भागों से जो है इस प्रकार से जो है ये क्या होता है, ये ऐसा चार पृष्ठ होते हैं। ये वाला जैसे देखिए, ये एक पृष्ठ हो गया, ये दूसरा पृष्ठ हो गया, एक तीसरा पृष्ठ पीछे साइड होगा और एक चौथा पृष्ठ होगा, ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो आपको एक दिशा से देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा पिरामिड। इसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं, एक ज्यामितीय संरचना है, ओके, समझ में आया। और इसका जो नीचे का भाग जो रहता है वो वर्गाकार के रूप में रहता है, ठीक है। तो इनका कहना था, ये जो चार्ल्स एल्टन जो थे, है ना, कि जो पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी जीव हैं तो उनकी संख्या को हम जो है किस रूप में दर्शा सकते हैं, पिरामिड के रूप में हम दर्शा सकते हैं। अभी चित्र में देखेंगे आपको जो है एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। इनका कहना था कि जो जितने भी जो जीव हैं उनकी संख्या को जो है, उनकी संख्या को किसके रूप में दर्शाया जा सकता है, पिरामिड के रूप में दर्शाया जा सकता है, ठीक है।
तो पिरामिड के रूप में यदि हम दर्शाते हैं तो उसमें भी जो है हम पढ़े हैं ना, अलग अलग स्तर पढ़े हैं, तो पिरामिड के रूप में दर्शाते हैं तो उसमें भी जो है अलग अलग क्या होगा, इस प्रकार से जो है स्तर बनेगा, प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर, तृतीयक स्तर, चतुर्थ स्तर, ऐसा है ना। तो जो नीचे में जो होंगे, जो नीचे में होंगे कौन होंगे, नीचे में वो होंगे जिनकी संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हम यदि बात करते हैं, ठीक है ना, यदि हम किसी धान के खेत की बात करते हैं ना, तो वो जो पारिस्थितिक तंत्र है उनमें किस प्रकार से पिरामिड का निर्माण होगा। तो सबसे पहले जो रहेगा वो रहेगा, है ना, जो प्राथमिक जो उत्पादक जो है वो है धान, क्या होंगे, धान होंगे, ठीक है। तो धान के पौधे शुरू में रहेंगे, तो धान के पौधे शुरू में रहेंगे तो इनकी संख्या क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद जो है धान के बाद जस्ट क्या होगा, ये तो उत्पादक हो गया। उसके बाद धान को जो खाने वाले जो प्राथमिक जो उपभोक्ता है, जैसे खरगोश है, तो ये जो है खरगोश कहाँ पर होंगे, ये दूसरे स्तर में होंगे, ठीक है। तो जितनी संख्या धान के पौधों की होगी उससे कम संख्या किसकी होगी, खरगोश की होगी, ठीक है। उसके बाद खरगोश को और जो खाने वाले, मान लीजिए सांप है, तृतीयक उपभोक्ता क्या है, सांप, ठीक है ना। तो तृतीयक उपभोक्ता यदि सांप की बात करते हैं तो वो जो है कहाँ पर होगा, पिरामिड के इस स्थल पर होगा, तृतीयक स्तर में। उसके बाद जो है सांप को खाने वाले और कौन से होंगे, जैसे बाज है, तो बाज सबसे ऊपर में होगा, समझ में आया। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक पिरामिड जो है, पिरामिड का हम क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, पिरामिड के द्वारा दर्शाया जा सकता है ना। क्योंकि जो उत्पादक होंगे उनकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी, फिर उत्पादक को जो खाने वाले जो उपभोक्ता होंगे, वो उपभोक्ता जो है उनकी संख्या जो है इनकी तुलना में क्या होगी, कम होगी। किनकी तुलना में, जो उत्पादक होंगे उनकी तुलना में प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या अधिक होगी। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक प्राथमिक उपभोक्ता से कम संख्या किनकी होगी, जो द्वितीयक उपभोक्ता है, और द्वितीयक उपभोक्ता से भी कम संख्या किनकी होगी, जो तृतीयक उपभोक्ता है। इस प्रकार से जो अंतिम जो उपभोक्ता जो रहता है ना, उनकी संख्या लगातार क्या होती जाती है, घटती जाती है, किसमें, पिरामिड में। और पिरामिड में जो है जहाँ नीचे जो है, नीचे साइड जो है पिरामिड का जो नीचे का भाग जो है ना, पिरामिड में जो नीचे का भाग जो है जिस प्रकार से जो है क्या रहता है, ये जो है वर्गाकार होता है, किंतु ये जो है जैसे जैसे ऊपर की ओर आते जाते हैं तो ये एक नोक के आकार का जो है, बिंदु के आकार का हो जाता है। जैसे कि ये बिंदु जो है ना यहाँ पर ऐसा, तो इस बिंदु के पास कौन से जीव रहते हैं, ऐसे जीव रहते हैं जो अंतिम रूप से क्या होते हैं, जो अंतिम उपभोक्ता होते हैं, है ना। और इनकी संख्या क्या होती है, कम होती है, और जो नीचे में होते हैं वो उत्पादक होते हैं, जिनकी संख्या क्या होती है, अधिक से अधिक होती है, मतलब सबसे ज़्यादा उन्हीं की होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो पिरामिड जो होता है उसमें जो है प्रत्येक स्तर में जो है जीवों की संख्या में क्या होने लगती है, वो जो है घटने लगती है, ऊपर की ओर जाते हैं। तो समझ में आया। तो इस प्रकार से हम पिरामिड के द्वारा क्या कर सकते हैं, जितने भी जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जीवों को हम क्या कर सकते हैं, उनकी संख्या को हम दर्शा सकते हैं। समझ में आया। उदाहरण देख लेते हैं। और इसी प्रकार से जो भोजन जो होता है ना, भोजन, तो भोजन के जो है उनकी मात्रा के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का जो है हम पिरामिड का निर्माण कर सकते हैं। ओके, समझ में आया। देखिए आपको पिरामिड दिख रहा होगा, ये चित्र में दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है क्या है, ये पिरामिड है, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसी चीज़ को मैं बता रहा था ना, पिरामिड में देखिए संख्या के आधार पर, जैसे धान जो है, यहाँ पर धान की संख्या 10 लाख है तो 1000 खरगोश है, संख्या कम हो रही है ना। उसके बाद 50 सांप है, उसके बाद 5 जो है बाज है। तो ये जो है पौधे जो है प्राथमिक उपभोक्ता हैं, उत्पादक हैं। उसके बाद खरगोश क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, सांप द्वितीयक उपभोक्ता, और बाज जो है तृतीयक उपभोक्ता। कुल मिलाकर के जो है जो स्तर जो है ना, पोषक स्तर जो है क्या हो रहा है, लगातार पोषक स्तर यदि ऊपर की ओर जाते हैं तो उनकी संख्या लगातार क्या होती है, घटती जाती है। समझ में आया। तो ठीक इसी प्रकार से हम भोजन की जो मात्रा जो है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, भोजन की मात्रा का भी जो है हम पिरामिड का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए पोषक स्तर, ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये जो होते हैं ना, जो अंतिम में जो कौन से जो होते हैं, जो ऊपर में जो सबसे कम ये जो जीव जो होते हैं ना, ये जो अंतिम में होते हैं, जैसे बाज है, उल्लू है, तो ये जो अंतिम जो उपभोक्ता होते हैं ना, ये जो है ये कौन से जीव हैं कि किसी भी क्षेत्र में, है ना, पारिस्थितिक मतलब खाद्य श्रृंखला के अंत में जो है वही प्राणी होते हैं जो साल भर में जो है कम से कम क्या करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं। तो साल भर में जो कम से कम बच्चा पैदा करते हैं वही जीव क्या होते हैं, हमेशा जो है पिरामिड के सबसे ऊपर की ओर होते हैं, मतलब वो जो है अंतिम उपभोक्ता होते हैं इसी कारण से। समझ में आया। तो ये आप समझ गए होंगे किस प्रकार से जो है पिरामिड का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है, अब यदि हम आगे देखते हैं तो
अब देखिए क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये इस चित्र में देखिए कि जैसे कि जो है धान का, यदि हम धान की खेत की, है ना, धान का जो खेत है उसकी यदि हम बात करते हैं तो उसमें जो जीव जो होते हैं तो उनका जो पिरामिड होता है, तो धान की संख्या, जो धान की जो पौधे हैं उनकी संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा होती है तो उनको कौन खाते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता है, जैसे खरगोश है, गिलहरी है, और ये जो खरगोश है ना, पक्षी है ये। उसके बाद उनको खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता कौन से हैं, सांप है, मकड़ी है ना, ये सब हैं। ओके, उसके बाद जो है जो अंतिम उपभोक्ता जो है वो कौन से हैं, बाज है, उल्लू है। ओके, लेकिन अब यहाँ पर जो है, क्योंकि धान जो है वो हमेशा थोड़ी ना लगा रहता है खेत में, कुछ दिनों बाद क्या होता है, धान की कटाई होती है। तो उसके बाद जो है क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है, यदि धान की कटाई जो है क्या हो जाती है, धान की कटाई जो है हो जाती है, तो फिर इन ये जो बाकी जो जीव जो हैं, यदि उत्पादक ही खत्म हो गया तो ये बाकी जीव का क्या होता होगा करके क्वेश्चन आता है ना। यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा होता है कि यदि उत्पादक जो है, यदि फसलों को काट लिया जाता है तो जो उत्पादक जो हैं उनका क्या होता होगा, ठीक है ना। तो होता ये है, जैसे ही फसलों को काट लिया जाता है तो इनके सामने जो है भोजन का जो है समस्या जो है क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है भोजन के लिए, है ना, जो जो प्राथमिक उपभोक्ता है उनके सामने। तो ये क्या करते हैं, यदि किसी खेत का जो है फसल जो है कट जाता है तो वो जो है वहाँ पर जो है अन्य जो आसपास में और दूसरा स्थल क्या करते हैं, ढूंढते हैं और वहाँ से अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, और कुछ जीव जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि उनको भोजन नहीं मिल पाता। वहीं पर जो है वो क्या करते रहे थे, उनका आवास स्थल था, और वहाँ से फसल कट गया तो उनको कहाँ से भोजन मिल पाएगा, है ना। इसी कारण इससे क्या होता है, इससे जो है जो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल जो है क्या होती है, प्रभावित होती है। और जो जितने भी जो जीव जंतु है वो उनका जीवन क्या होता है, प्रभावित होता है, क्योंकि उनको जो भोजन जहाँ से मिलना चाहिए वहाँ से मिलता नहीं है, या फिर जो है जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। तो उनके जीवन के ऊपर इनका जो है गहरा असर पड़ता है ना। और उनकी संख्या क्या हो सकती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है, या फिर कम होने की कगार पर जो है वो क्या होती है, आ जाती है। समझ में आ रहा है ना। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो फसलें जो हैं, है ना, ये फसलें जो है मानवीय हस्तक्षेप के कारण से क्या हो गई, कट गई ये। तो मानवीय हस्तक्षेप का जो प्रभाव जो है ये बाकी अन्य जीवों के ऊपर भी क्या होता है, पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए जो है आजकल जो है सलाह दी जाती है, या फिर ऐसा किया जा रहा है कि हम जो है एक साथ जो है दो अलग अलग फसलों को क्या करते हैं, उगाते हैं। जैसे धान उगाए हैं तो इसी के साथ साथ जो है आपने देखा होगा, गांव में गए होंगे तो जो वो जो तिवरा बोलते हैं ना, तिवरा, है ना, वो उगाया जाता है। मतलब दलहनी फसलें हैं वो, है ना, दलहनी फसलें जो है जैसे कि उड़द है, तुअर है ना, अरहर है, ये सब जो है क्या होते हैं, इनके साथ जो है एक साथ जो है दो फसलों को क्या किया जाता है, मिश्रित फसल बोलते हैं, इसी को उगाया जाता है, ताकि जैसे ही एक फसल जो है कट जाए तो दूसरा फसल उसके साथ तुरंत क्या हो जाए, तैयार हो जाए। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जैसे ही ये जो फसल जो है कट जाती है ना, ये पहले जो लगाए थे वो फसल अगर कट जाती है तो उनके कटते तक जो है दूसरी जो फसल होती है वो जो है फिर से क्या होने लगती है, तैयार होने लगती है। इससे जितने भी जीव जंतु है उनका जो है प्राकृतिक जो आवास स्थल जो रहता है वो भी नष्ट नहीं होता, ठीक है ना, और उनका जो खाद्य श्रृंखला या फिर खाद्य जाल है वो भी जो है प्रभावित नहीं होता। और जीव जो है होते हैं क्या होते हैं, उनका जीवन जो है किसी भी प्रकार से या फिर उनकी संख्या में जो है किसी भी प्रकार से कमी नहीं आती है। समझ में आया। तो ये था क्या, पिरामिड, है ना। ओके, समझ गए। अब जो है यहाँ पर जो है हम, ये तो हो गया क्या, संख्या की बात, है ना। और उसके बाद जो है हम जो है भोजन का जो भोजन जो रहता है ना, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से जो है भोजन की जो मात्रा जो होती है ना, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इस पिरामिड के माध्यम से जो है हम दर्शा सकते हैं। समझ में आया। देखिए यहाँ पर जो है अलग अलग जो पारिस्थितिक तंत्र है उनका हम अलग अलग पिरामिड क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो है ये जो है जंगल का पिरामिड जो है, जंगल में जो पारिस्थितिक तंत्र है उनका पिरामिड अलग से बन सकता है। तालाब का या फिर समुद्र है उनका पिरामिड जो है अलग से, इस प्रकार से हम बना सकते हैं, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। ओके, समझ में आया। अब हम देखेंगे उत्पादकों की भूमिका एवं जीवभार। तो यदि हम बात करते हैं उत्पादकों की भूमिका, तो उत्पादक कौन है, उत्पादक जो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं ना वो क्या हैं, उत्पादक हैं। और ये जो उत्पादक जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये क्या करते हैं, सूर्य का सौर ऊर्जा जो होती है ना, सौर ऊर्जा जो होती है उनको किस में बदलते हैं, उसको जो है रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, और जो है क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। कौन करते हैं, जो हरे
पेड़ पौधे हैं वो, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पादक। समझ में आया। और ये जो है उत्पादक जो है, इन्हीं से क्या होता है, अब हम ये जानते हैं कि सौर ऊर्जा जो है वो पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ना, सूर्य जो है। और वहीं से दुनिया में जो है जितने भी जीव जंतु हैं उनको सबको क्या मिलता है, ऊर्जा जो है मिलता है। किन से मिलता है, सूर्य से। समझ में आ रहा है ना। वो जो है एक स्तर से दूसरे स्तर में, दूसरे स्तर से तीसरे स्तर में, इस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह होते होते क्या होता है, सभी जो जितने भी जीव है वहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जो है दुनिया में जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। समझ में आया। तो यदि हम बात करते हैं तो है ना, जितने भी जीव जो हैं उन है ना, यदि हम बात करते हैं यहाँ पर तो उत्पादकों की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो सौर ऊर्जा होता है उनको संग्रहित कौन करता है, जो पेड़ पौधे, जो हरे पेड़ पौधे हैं वही जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, जो सौर ऊर्जा है उनको जो है रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। और इनको जो है ये क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। ठीक है ना, रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं, है ना। ओके, समझ में आया। कार्बनिक यौगिकों के रूप में। ओके, तो ये तो हो गया क्या, ये जो है उत्पादक हैं। यदि ये ऐसा ना करे, है ना, तो सौर ऊर्जा जो है कभी भी जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। और यदि हरे पेड़ पौधे जो हैं क्या नहीं करेंगे, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करेंगे, तो बाकी अन्य जीवों को क्या नहीं होगा, ऊर्जा नहीं मिलेगी। और यदि उनको ऊर्जा नहीं मिलेगी तो जीवित रह पाएंगे क्या, कोई भी जीव जो है जीवित नहीं रह पाएगा। समझ में आया। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो उत्पादकों की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, उसके बाद जो जीव भार जो होता है वो क्या होता है, हम समझ लेते हैं, है ना। क्या कहलाता है जीव भार जो है, किसको हम जीव भार बोलते हैं। तो देखिए, प्रति इकाई जमीनी क्षेत्र के समूचे पौधे का, है ना, प्रति इकाई जमीनी क्षेत्र मतलब प्रत्येक इकाई, ठीक है ना, प्रत्येक इकाई जमीनी क्षेत्र के समूचे पौधे का, जितने भी पौधे हैं उनका किसी निश्चित समय पर लिया गया भार कुल प्राथमिक उत्पादन को दर्शाता है ना। और यही किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों का सम्मिलित जीव भार कहलाता है। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यदि हमें ज़मीन पर देखें तो ज़मीन पर जो प्रति इकाई, है ना, प्रति इकाई जो ज़मीन है, ज़मीन का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो उनका जो है किसी समय लिया गया कुल प्राथमिक, है ना, मतलब उनका जो है लिया गया भार जो होता है, जो जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका जो भार होता है वो जो है कुल प्राथमिक उत्पादन को दर्शाता है। मतलब उनका जो भार जो है वो कुल प्राथमिक उत्पादन को क्या करता है, दर्शाता है। जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके कुल प्राथमिक उत्पादन को दर्शाता है उनका भार जो है, कि कितना वो उत्पादन कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। और यही जो है किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों का सम्मिलित जीव भार है। ओके, समझ में आ रहा है ना। मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो जितने भी जो क्या हैं, जितने भी जो हरे पेड़ पौधे हैं तो उनका किसी समय पर लिया गया कुल भार जो होता है ना, वही क्या है, जीव भार है। समझ में आया। वही जो है उत्पादकों क्या है, जीव भार है। समझ गए। तो ऐसे ही जो है पोषक, अन्य जो पोषक स्तर है उनका भी क्या होता है, जीव भार होता है। जैसे कि पेड़ पौधों का है, ठीक उसी प्रकार से मतलब उनका जो टोटल भार जो है क्या है, वही जो है जीव भार है। समझ में आया। और यही जो जीव भार जो होता है वही जो है खाद्य श्रृंखला में जो है एक स्तर से दूसरे स्तर तक जो है ऊर्जा का जो है क्या होता है, एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा प्रवाह के लिए क्या होता है, ये स्रोत होता है। समझ में आया। ओके, अब देखिए हम जो है अभी तक हम क्या कर रहे थे, संख्या के आधार पर क्या कर रहे थे, पिरामिड का निर्माण कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए भोजन के आधार पर जो है हम क्या कर सकते हैं कि हर स्तर पर कितना भोजन उपलब्ध है ना। तो यह केवल जीवों की संख्या के पिरामिड से ही नहीं वरन जीवों के भार के पिरामिड से भी पता चलता है। मतलब जीवों के जो भार है उनका भी हम क्या कर सकते हैं, पिरामिड का निर्माण कर सकते हैं। और उनसे भी हमको क्या पता चल सकता है कि किस स्तर में जो है कितना भोजन उपलब्ध है, इसका हमको जो है पता चल सकता है। समझ में आया। देखिए यहाँ पर आगे जो है, यहाँ पर समझिए जीव के है ना, जीव भार के पिरामिड। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण के रूप में देखिए, है ना, यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र में जो है, पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार के जो है पिरामिडों का निर्माण किया गया है। देखिए यहाँ पर जो है ये, जैसे देखिए यहाँ पर जो है उत्पादक दिया है पेड़ पौधे, ये जो है 15,000 किलोग्राम पेड़ पौधे हैं मान के चलिए। उसके बाद बाकी उनको खाने वाले जो द्वितीयक स्तर जो है ना, द्वितीय पोषक स्तर मतलब प्राथमिक उपभोक्ता जो है, गिलहरी है, बिच्छू है, केकड़ा है, यहाँ पर देखिए हिरण है, कौवा है ना। इस प्रकार से जो दिख रहा है द्वितीयक जो हमको जो है क्या मतलब प्राथमिक जो उपभोक्ता हमको दिख रहा है, उत्पादक को खाने वाले, उनका जीव भार कितना है, 1500 किलोग्राम। उसके बाद जो है अगला जो है लोमड़ी है ना। और इधर जो है
ये दिख रहा है, आगे जो जीव दिख रहा है 150 किलोग्राम, और ये जो भालू जो है ये कितना है 15 किलोग्राम। मतलब कुल मिलाकर के देखें तो पिरामिड का जब निर्माण करते हैं तो जो प्राथमिक जो स्तर होता है ना, प्राथमिक पोषक स्तर जो होता है, इनके जीव भार की बात करें, देखिए यहाँ पर 1500 किलोग्राम, 15,000 किलोग्राम, फिर 1500 किलोग्राम, फिर 150 किलोग्राम, फिर 15 किलोग्राम। इस प्रकार से हम देखें तो जो पिरामिड है जो है ना, जीव भार का यदि हम क्या करते हैं पिरामिड जो है बनाते हैं तो इसमें भी क्या होता है, जीव भार में जो है लगातार क्या होती है, कमी हमको दिखाई देती है। पहले सबसे जो ज़्यादा जीव भार जो जिनका होता है, जैसे कि जो उत्पादक होते हैं उनका जीव भार क्या होता है, वो जो है ज़्यादा सबसे अधिक होता है। फिर उसके बाद जो है प्राथमिक स्तर का, फिर प्राथमिक उपभोक्ता का, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। समझ में आया। और ये क्या दर्शाता है, ये जीव भार भी दर्शाता है कि किसमें जो है कितना भोजन जो है क्या है उपलब्ध है, उनकी मात्रा को भी क्या करता है ये दर्शाता है। समझ में आया। तो इस प्रकार से हम जीव भार का भी क्या कर सकते हैं, हम पिरामिड का निर्माण जो है कर सकते हैं। ओके, समझ में आया। यहाँ पर देखिए जीव भार के पिरामिड का जो है, यहाँ पर जो है ये जो है जीव भार जो है ना प्रति वर्ग किलो 1000 वर्ग किलोमीटर में जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए ये जो है धान का जो है, ये धान के खेत का है ना, तो 1000 किलोग्राम जो है जीव भार है पहले जो है, उसके बाद 100 किलोग्राम जीव भार, फिर 10 किलोग्राम जीव भार, फिर 1 किलोग्राम जीव भार। जीव भार जो है किसको दर्शा रहा है, ये जो है भोजन की उपलब्धता को भी दर्शा रहा है ना, भोजन की उपलब्धता को क्या कर रहा है ये दर्शा रहा है। समझ में आया। इसी प्रकार से इधर भी देखिए ये समुद्र का जो जीव भार जो है, ये पानी का जो जीव भार जो है उसको क्या कर रहा है ये दर्शा रहा है पिरामिड, है ना। समझ में आया। उसके बाद जो है आगे हम जो है पोषक स्तर के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है इसको हम समझेंगे, है ना। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पोषक स्तर के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, तो देखिए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जो पोषक स्तर जो होता है ना, पोषक स्तर में यदि हम बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले जो है यदि हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सूर्य जो होता है ना, सूर्य जो है मतलब सूर्य जो है वहाँ से जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा जो है मतलब सूर्य का जो ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा, वही पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का क्या है मतलब जो है मुख्य स्रोत है ना। सूर्य जो है ऊर्जा का क्या है मुख्य स्रोत है। और ये जो ऊर्जा जो होती है इनको जो है हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है अपना भोजन बनाते हैं और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं संग्रहित करते हैं। ठीक है, तो जो सौर ऊर्जा किस में बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। अब रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है तब जितने हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, हरे मतलब सॉरी जितने भी जो जीव जंतु हैं वो हरे पेड़ पौधों को क्या करते हैं भोजन के रूप में क्या करते हैं ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं भोजन के रूप में जो है ग्रहण करते हैं, है ना। मतलब जो है उसको क्या करते हैं खाते हैं। ओके, और ये जब जो है खाते हैं तो क्या होता है, जो पेड़ पौधे में जो ऊर्जा जो होती है वो किन में चला जाता है, जो जीव है उनमें चला जाता है। और उसके बाद जो है उस जीव को अगर कोई दूसरा जीव खा लेता है तो वो जो उनके शरीर में जो ऊर्जा रहती है वो तीसरे जीव में चला जाता है, मतलब द्वितीयक उपभोक्ता में चला जाता है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता में। इस प्रकार से जो है क्या होती है एक लंबी खाद्य श्रृंखला बनती है। ठीक, तो इनमें जो है ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है इसको समझते हैं। देखिए आपको जो है उदाहरण के रूप में है ना ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये सूर्य है, क्या है ये सूर्य है। अब यहाँ पर जो है हरे पेड़ पौधे हैं, क्या है यहाँ पर हरे पेड़ पौधे हैं। तो सूर्य से जितनी भी जो ऊर्जा आती है, मान लीजिए 100% जो है ऊर्जा आ रही है यहाँ से, जो है जितनी भी ऊर्जा आ रही है ना हरे पेड़ पौधे तक पहुँच पा रही है, तो उनका केवल 1%, कितना प्रतिशत, केवल और केवल 1% ही जो है ये हरे पेड़ पौधे क्या कर पाते हैं, सौर ऊर्जा जितनी भी आती है उनका केवल और केवल 1% ही जो है क्या कर सकते हैं, ये जो है रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदल पाते हैं और संग्रहित कर पाते हैं। मतलब टोटल जितना भी जो है सूर्य से जो ऊर्जा जो पहुँचती है, कहाँ पर पहुँचती है, हरे पेड़ पौधों तक पहुँचती है, तो उनका केवल और केवल 1% ही क्या कर पाते हैं, हरे पेड़ पौधे जो है वो जो सौर ऊर्जा जो रहता है उनको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर पाते हैं, संग्रहित कर पाते हैं। ओके, अब ये जो 1% जो है ये जो है संग्रहित कर लेते हैं। तो अब यदि हम देखें तो हरे पेड़ पौधे जो हैं तो उनमें जो 1% है वही उनके लिए क्या है 100% है। समझ में आ रहा है ना, उनके लिए क्या है 100%, क्योंकि 1% ही क्या कर पाए हैं, संग्रहित कर पाए हैं। तो ये जो अगला जो जीव होगा ना उनके लिए क्या होगा 100% होगा। ठीक है, तो जैसे ही 1% जो है ऊर्जा क्या कर लेता है, हरे पेड़ पौधे जो है संग्रहित कर लेते हैं। उसके बाद जो है हरे पेड़ पौधों को कौन खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता खाता है। कौन खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे खरगोश है ना, गिलहरी है, ये सब खाते हैं।
प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, तो जब प्राथमिक उपभोक्ता जब उसको क्या करते हैं भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उनको जो है केवल और केवल जो है 10% ऊर्जा ही जो है क्या होते हैं मिल पाते हैं। मतलब हरे पेड़ पौधों में जितना जो जो क्या था ऊर्जा जो संग्रहित था, तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं वो जो है अपनी जैविक क्रियाओं में, है ना, 90% जो ऊर्जा जो होती है उनको जो है जैविक क्रियाओं में या फिर अदर एक्टिविटी में क्या कर देते हैं समाप्त कर देते हैं। उनका उपयोग क्या कर लेते हैं वो उनका उपयोग कर लेते हैं, और केवल 10% ऊर्जा ही उनके शरीर में क्या होती है बची हुई रहती है। अब इस 10% ऊर्जा जो बची रहती है, ये जो है जब जो प्राथमिक जो उत्पादक जो होते हैं उनको जो प्राथमिक जो है उपभोक्ता क्या करते हैं खाते हैं ग्रहण करते हैं, तो उनको केवल और केवल जो है उत्पादक से 10% ऊर्जा ही क्या होते हैं मिलते हैं। ठीक है, अब जो प्राथमिक उपभोक्ता जो रहते हैं वो फिर से क्या करते हैं इस 10% का जो है, अब ये 10% उनके लिए 100% हो गया है ना, तो वो फिर से क्या करते हैं 90% ऊर्जा जो है अपने जैविक क्रियाकलापों में जो है समाप्त कर देते हैं, या फिर जो है उनके अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा क्या होते हैं ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। 90% ऊर्जा का जैविक क्रिया और जो अन्य जो अदर एक्टिविटी जो रहती है ना, उनमें क्या होता है 90% ऊर्जा जो है समाप्त हो जाती है, और केवल और फिर से द्वितीय उपभोक्ता में कितने % ऊर्जा जो है वो बची रहती है, तो केवल 10% ऊर्जा जो है उनमें भी क्या होती है बची हुई होती है। समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद जो है फिर आगे क्या होता है, फिर आगे जो है वही होता है जो तृतीयक जो उपभोक्ता होता है ना, तृतीयक उपभोक्ता भी क्या करता है फिर वही करता है कि वो जो 10% जो ऊर्जा रहता है उसको भी वो क्या करता है वो जो है उसमें से जो है 90% जो ऊर्जा जो रहती है उनको जो है अपनी जो जैविक क्रियाएं जो होती है ना, उसमें क्या कर देता है खर्च कर देता है, और 10% ही क्या होता है ऊर्जा जो है बचा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक जितने भी जो है अलग अलग जो पोषक स्तर हैं, है ना, जिसमें उत्पादक फिर उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता फिर द्वितीयक उपभोक्ता फिर तृतीयक उपभोक्ता, इस प्रकार से। तो इसमें क्या होता है जो सूर्य से जो ऊर्जा आती है, तो सूर्य से जितनी भी ऊर्जा जो है हरे पेड़ पौधों में तक पहुंच पाती है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है वो जो है उनको जितना प्रतिशत जो है लगभग केवल और केवल 1% ही क्या कर पाते हैं, जो हरे पौधे जो रहते हैं उत्पादक जो रहते हैं वो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर पाते हैं। और उसके बाद जो है 1% केवल क्या रहता है जो उत्पादक में जो है ऊर्जा संग्रहित रहते हैं। लेकिन जैसे ही इनको क्या करते हैं, ये जो हरे जो उत्पादक होते हैं जो है ना, हरे पेड़ पौधे जो उत्पादक होते हैं वो उनका 90% ऊर्जा क्या कर देता है अपने जो है जैविक क्रियाओं में जो है खर्च कर देते हैं, और केवल बचा रहता है 10%। अब इसी 10% को जो है प्राथमिक उपभोक्ता क्या करता है वो जो है उनको खाता है, तो ग्रहण करता है, मतलब उनको मिलता है 10% ऊर्जा जो है। और उसके बाद जैसे ही 10% ऊर्जा को जो है प्राथमिक उपभोक्ता जो है ग्रहण कर लेता है, तो वो भी क्या करता है इसका 90% जो ऊर्जा जो होती है 90% उसको फिर से वो क्या कर देता है खर्च कर देता है अपने जैविक क्रियाकलापों में, और फिर से 10% जो है बचा रहता है। फिर उनको जो है द्वितीयक उपभोक्ता खाता है, वो भी क्या करता है ये 10% उनको भी मिलता है ऊर्जा जो है, और उनका भी वो क्या करता है 90% जो है क्या कर देता है खर्चा कर देता है, और 10% फिर से उनके शरीर में भी क्या होता है वो बचा होता है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो केवल जो है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर जो है केवल और केवल 10% ऊर्जा जो है कुल ऊर्जा का 10% ऊर्जा ही क्या होता है पहुंच पाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं 10% का नियम बोलते हैं, ऊर्जा प्रवाह के 10% नियम। समझ में आया? तो ये जो है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, है ना, जो ऊर्जा प्रवाह जो है पोषक स्तर के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह जो है किस प्रकार से होता है। ओके, तो इसके बाद जो है हम जो है आगे जो है ये इनको जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना, आप समझ गए होंगे किस प्रकार से जो है ऊर्जा का क्या होता है प्रवाह होता है। ठीक है, तो आगे जब नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें जो है पोषक चक्र पदार्थों का प्रवाह जो है उसके बारे में हम क्या करेंगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।